डेट आज 22 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये जोरहट में स्टार्ट किया जा रहा है। जोरहट असम में एक जगह है। असम में कौन स्टार्ट कर रहा है इसको? ऑयल इंडिया लिमिटेड, एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हो आप। ये बना रही है। ये 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। लगभग 100% ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है? देखो, हाइड्रोजन एक गैस ही होती है, H2 आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन वो है कि जब हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें तो प्रोड्यूस करने के दौरान किसी भी प्रोसेस में कुछ भी कार्बन इमिशन ना हो। कार्बन इमिशन यानी कि ग्रीन हाउस गैस का कोई इमिशन ना हो, तो उसे बोलेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन है वो। असम में ये जोरहट पंप स्टेशन है जो स्टार्ट किया जाएगा और ये पर डे 10 किलोग्राम प्रोड्यूस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन, एक दिन में 10 किलोग्राम। ये जो प्लांट है इसमें देखो, एग्जिस्टिंग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे जो बिजली बनाई जाती है इस प्लांट में 500 किलोवाट सोलर प्लांट से बनाई जाती है। सोलर प्लांट मतलब सौर ऊर्जा से, सूरज से बनने वाली बिजली, वो ही तो यूज होगी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में बिजली, क्योंकि इसमें प्रोसेस किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। उसमें बिजली चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? वो भी ग्रीन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, सोलर पावर है, यानी कि सूर्य ऊर्जा है। तो इसकी वजह से इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे, क्योंकि किसी भी प्रोसेस में कार्बन इमिशन नहीं हो रहा है। और जो सोलर प्लांट से बिजली प्रोड्यूस की जाती है ये 100 किलोवाट के एनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर एरे को यूज करके की जाती है। ये हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज हुई है और हो रही है ये AEM टेक्नोलॉजी, एनियन या अनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। अनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन एक टेक्नोलॉजी है, इसमें सेमी मेम्ब्रेन यूज होता है। सेमी मेम्ब्रेन ये लगा लो भाई साहब, एक ये मान लो ये इंस्ट्रूमेंट है सेमी मेम्ब्रेन। ये अनायंस है जो अनायंस को यूज करता है, कंडक्ट करता है, और जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जैसी गैस है उनको रिजेक्ट कर देता है। उसको यूज करके ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। वहाँ से यूज होगी ये इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में। अभी तक तो इसकी लिमिट पर डे की 10 किलोग्राम तक की है, कि इस प्लांट में जो ये कंपनी बन रही है, प्लांट बन रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन एक दिन में 10 किलोग्राम प्रोड्यूस किया जाएगा, बनाया जाएगा। लेकिन आगे फ्यूचर में पर डे 30 किलोग्राम तक भी इसे एक्सटेंड किया जाएगा। ये जो कंपनी है इसने स्टडी किया IIT गुवाहाटी के साथ मिलके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में जो बना हुआ है उसके साथ मिलके इसने स्टडी किया, अध्ययन किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग की जाएगी नेचुरल गैस में। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग, यानी कि मिक्स किया जाएगा नेचुरल गैस में इसको, ग्रीन हाइड्रोजन को। नेक्स्ट टॉपिक है निधि रूल्स 2014। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। निधि का मतलब होता है, ये मान लो फंड है, कोई मनी है, मनी। और निधि कंपनियां होती हैं जो मनी प्रोवाइड करती हैं कंपनीज को। जैसे कोई नई कंपनी खुल रही है तो उसको लोन दे देंगी, ये ऐसी कंपनी होती है, निधि कंपनी बोलते हैं उनको। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर ये काम करती हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने ये रूल्स में अमेंड किया है, संशोधन किया है, जो निधि कंपनी के लिए रूल बने हुए हैं गवर्न करने के लिए, उनके लिए चेंज किया है। अब ये क्या है, कोई भी मान लो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हैं तो इन्हें पहले डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, यानी कि इन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी किससे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से। ये जो भी पब्लिक कंपनी है, निधि कंपनीज है, इनको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी, यानी कि डिक्लेरेशन। यानी कि अगर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है किसी से पैसा लेना चाहती है निधि कंपनी, तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये निधि कंपनी जैसे तमिलनाडु में भी सेटअप है निधि कंपनी बहुत सारी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह काम करती हैं, NBFC। यानी कि ये कोई ऐसा नहीं है जैसे बैंक होता है, आप अपना अकाउंट खुलवा लिया आपने बैंक में और पैसा जमा करवा रहे हो, जब भी आपको जरूरत पड़ी निकाल रहे हो, ऐसा कोई काम नहीं करती। सिर्फ क्या काम करती हैं, किसी भी कंपनी की सहायता करती हैं, यानी कि ये बोरोअर है या कोई लैंडिंग मनी है वो करती हैं। किसी से उधार लेना हो या किसी को उधार देना हो, ये ऐसा काम करती हैं। यानी कि कोई कंपनी है, कोई नई कंपनी बनाना चाहता है तो उसको पैसा उधार दे देंगी, उसकी सहायता करेंगी नई कंपनी की सेटअप करने में। इस तरह से ये निधि कंपनियां ये सहायता करती हैं नई नई कंपनियों की।
जो निधि कंपनी रूल्स ये हैं, अमेंडमेंट रूल्स बनाए जा रहे हैं 2022 में, इसमें इंक्लूड किया जा रहा है कि अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन इसने एप्लीकेशन अप्लाई की निधि कंपनी ने, तो अगर उसको 45 डेज हो गए और 45 डेज के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दी नहीं या कोई जवाब नहीं दिया, परमिशन दी नहीं तो फिर तो अलग बात होगी, कोई जवाब नहीं दिया, उसकी एप्लीकेशन ऐसी ही पड़ी है 45 दिन तक, तो फिर ये समझा जाएगा कि गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, ये समझा जाएगा कि अप्रूवल मिल चुकी है और निधि कंपनी अपना काम कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है दाऊद। ये दाऊद नाम का एक प्लेस है अभी न्यूज में, बस ये किस लिए इसकी इंपॉर्टेंट है और लोकेशन कहाँ पे, ये बस लोकेशन आपको याद रखनी है इसमें, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दाऊद नाम की जगह गुजरात में है। अभी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंस किए, उनकी नींव की ईंट रखी, यानी कि फाउंडेशन स्टोन रखा। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, जैसे रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम स्टार्ट की गई, यहाँ पे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हैं वो इनोग्रेट किए गए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स प्रोडक्शन यूनिट है वो स्टार्ट की गई। ये कितने रुपया लगा, इनमें कितना नहीं लगा, ये आपको याद नहीं रखना है, याद रखना दाऊद सिटी क्यों फेमस है और कहाँ पे सेटअप है, कहाँ पे मतलब बनी हुई है। दाऊद जो सिटी है ये देखो, ये दधीमती एक रिवर है, दुधीमती भी बोल सकते हो, दधीमती रिवर है, उसके किनारे पे बसी हुई है दाहोद सिटी, ये शहर है जो। और गुजरात में दाऊद नाम की डिस्ट्रिक्ट है, दाऊद नाम की डिस्ट्रिक्ट की दाऊद सिटी है, वो दधीमती रिवर पे या दुधीमती रिवर पे बनी हुई है। ये जो नाम है इसका दाऊद, ये एक संत हुआ करते थे दधीची नाम के, उनके नाम पे रखा गया, और उनका जो आश्रम था इसी दुधीमती या दधीमती रिवर के नाम पे, मतलब इसके किनारे पे ही बना हुआ था उनका आश्रम भी, जो संत दधीची थे उनका इस रिवर के किनारे पे बना हुआ था उनका आश्रम भी, जहाँ पे वो रहते थे। और एक इसलिए भी फेमस है ये, जो मुगल साम्राज्य में एम्परर थे औरंगजेब का भी जन्म यहीं पे हुआ था दाऊद में 1618 में, इसलिए भी फेमस है ये सिटी। नेक्स्ट टॉपिक है नॉइज पॉल्यूशन, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और 3 के लिए भी। अभी देखो इसलिए न्यूज में है नॉइज पॉल्यूशन, आपको पता है ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं हिंदी में, अगर ऐसी आवाज़ ज़्यादा निकल रही है जो असहनीय है, जिसको सहन नहीं कर सकते, वो नॉइज पॉल्यूशन में आती है, और इसकी लिमिट भी रखी हुई है कितनी, वो जानेंगे इसमें। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं चीफ मिनिस्टर राज ठाकरे जी, उन्होंने अभी ये अनाउंस किया है कि 3 मई तक जितने भी मॉस्क के जो मस्जिद है, स्पीकर लगे हुए हैं, स्पीकर लगे हुए होते हैं ना मॉस्क पे, अजान के टाइम पे स्पीकर में सुनाई देती है आवाज़, तो वो हटा दिए जाएं, रिमूव कर दिए जाएं 3 मई तक स्पीकर सारे के सारे। इसलिए ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, पॉलिटिकल टर्मोइल स्टार्ट हो गया, मतलब राजनीतिक ये थोड़ा एक तरह से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ये अनाउंसमेंट की है कि स्पीकर हटा लेने चाहिए, तो कौन से रूल के अंदर स्टार्ट किया है, ये देखो 2000 के नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स बने हुए हैं 2000 के, इनको ही यूज करके ये लाउड स्पीकर हटाने के लिए बात बोली है, यानी कि जारी किया है, ये आदेश जारी किया, ऑर्डर जारी किया है। तो इसी को लेके कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, विवाद स्टार्ट हो गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो नॉइज पॉल्यूशन के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग नॉइज समझा जाता है ऐसी अनवांटेड साउंड को, यानी कि अनचाही ध्वनि जो ऐसी है, आवाज़ है जिसको सुनना नापसंद करते हैं कोई लोग, और नापसंद इसलिए कि उन्हें उससे पेन होता है, दर्द होता है, और वो उन्हें अनोयंस करती है, यानी कि नाराज करती है। तो ऐसी साउंड को, अनवांटेड साउंड को नॉइज समझा जाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मैंडेट के हिसाब से। ये जो एक 1981 का एक्ट बना हुआ है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, इसके सेक्शन 2A में ये नॉइज की डेफिनेशन इंक्लूड की गई है, और उसको नॉइज को एयर पॉल्यूटेंट माना जाता है। एयर पॉल्यूटेंट यानी कि हवा को प्रदूषित करता है। नॉइज पॉल्यूशन देखो इसके लिए अलग से भी रूल्स है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है 1986 का, इसी के अंदर यानी कि इसी की प्रोविज़न को यूज करके, इस एक्ट की कानून की प्रोविज़न को यूज करके 2000 में रूल बनाए थे, नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000। इनके अकॉर्डिंग नॉइज को कैसे मैनेज करना है, कहाँ तक लिमिट होनी चाहिए नॉइज की, इसके लिए रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं। तो नॉइज की एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, यानी कि ध्वनि है जो कितनी लिमिट तक उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि
ध्वनि कोई साउंड है वो कितनी लिमिट होनी चाहिए उसकी। देखो इसकी लिमिट है, डे नाइट के लिए अलग अलग है। डे टाइम में इसकी लिमिट है 75 डेसिबल। ये डेसिबल साउंड को नापने की यूनिट है, डेसिबल। इंडस्ट्रियल एरियाज में अगर कोई मान लो इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे कंपनी फैक्ट्री लगी हुई है, तो डे टाइम में 75 डेसिबल की लिमिट है। इससे ज़्यादा साउंड नहीं होनी चाहिए वहाँ पे किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी वजह से। डे टाइम की बात करें तो 70 डीबी है, डेसिबल। सॉरी, नाइट टाइम की 70 डेसिबल है और डे टाइम की 75 डेसिबल है। अच्छा, डे और नाइट का जो टाइम है वो कब तक काउंट होगा? रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इसको नाइट टाइम समझा जाएगा, और सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक ये समझा जाएगा डे टाइम। तो ये लिमिट रखी हुई है इस रूल्स के अकॉर्डिंग, नॉइज पॉल्यूशन के रूल्स हैं जो 2000 के। नेक्स्ट टॉपिक है बेल प्रोविजन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। बेल का मतलब आप जानते हो, जमानत होती है। जब भी कोई मान लो क्राइम करता है, अपराधी कोई क्राइम करता है, अपराध करता है, तो उसे पुलिस पकड़ के लेके जाती है और फिर केस दर्ज होता है, उसका कोर्ट में केस चलता है, लेकिन वो बेल के लिए अपनी एप्लीकेशन डालता है कोर्ट में। जज के पास उसकी एप्लीकेशन जाती है जमानत के लिए, और जज उसकी जमानत को स्वीकार करे ना करे, उसकी मतलब रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हर एक बहुत सारे एक्ट बने हों उनके अकॉर्डिंग, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देता है। और ये कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि जो बेल है वो बेल क्या है, दी जानी चाहिए हर एक क्रिमिनल को। ये एक्सेप्शन है कि बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जिनमें बेल देने जरूरी नहीं है बेल देना, तो ये उन क्राइम को छोड़ के हर एक अपराधी को बेल देना उसका एक अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे जजमेंट में बोला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि जज देखो, जब बेल देते हैं, जमानत देते हैं, तो रीजन नहीं देते बहुत सारी केसेस में, यानी कि कारण नहीं देते कि उन्होंने जमानत क्यों दी या नहीं दी, ग्रांट नहीं की तो क्यों नहीं दी, तो उसका रीजन नहीं देते, कारण नहीं देते। तो अभी यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हर एक जज ड्यूटी बाउंड है कि वो रीजन देगा जब भी ग्रांट करेगा या डिनाई करेगा बेल, यानी कि वो बेल किसी अपराधी को जमानत देगा या नहीं देगा तो उसका कारण बताएगा। तो ये अब मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये बस इसमें बस यही है इसमें न्यूज़ में, ये आपको याद रखना है। अभी तक ऐसा होता था, कोई भी ग्रांट के लिए रिफ्यूज करता था, मतलब बेल देने के लिए रिफ्यूज करता था या ग्रांट कर देता था, दे देता था, तो ये फैक्ट नहीं बताते थे किस आधार पे आपने दिए या किस आधार पे नहीं दिए। तो इसलिए ये जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। और बेल तो आप जानते हो ना, जमानत क्या होती है। जमानत एक तरह से ये है कि उस पर केस चलता रहेगा, लेकिन वो जेल में नहीं रहेगा, जेल से बाहर रह के अपने घर रह के वो केस लड़ सकता है, ये है जमानत। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी जो निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इस साल के बजट में ये अनाउंस किया था कि डिजिटल बैंक यूनिट डीबीयू एस्टेब्लिश की जाएंगी 75 डिस्ट्रिक्ट में, 75 यूनिट। अभी 19 अप्रैल को यही दोबारा से रीअट्रेट किया है। रीट्रेट का मतलब बात को दोहराना, ये दोहराया है कि ये 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेटअप की जाएंगी। इसकी वजह से डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा आगे, और गवर्नमेंट का जो टारगेट है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना, तो ये बढ़ेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? वित्तीय समावेश बोलते हैं हिंदी में। ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग को यूज करें, अपना अकाउंट खुलवाएं, बैंक में पैसा जमा करें, बैंक से पैसा लें, उन्हें लोन दिया जाए अगर लोन की ज़रूरत है, यानी कि बैंकिंग उनकी जो भी ऑपरेशन है सारे ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, बैंकिंग सिस्टम को यूज करें, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन। और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या हो गया? यानी कि इंटरनेट को यूज करते हुए, मोबाइल को यूज करते हुए डिजिटली ये फैसिलिटी हो उनके पास, डिजिटली बैंक अकाउंट खुलवा सकें, ऑनलाइन ही सारी फैसिलिटी ले सकें, पैसा निकाल सकें, जमा कर सकें, ये सारी फैसिलिटी हो, लोन ले सकें। तो ये सब क्या है? डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने कुछ समय पहले अनाउंस किया था, घोषणा की थी डिजिटल बैंकिंग यूनिट के लिए गाइडलाइंस, तब भी ये न्यूज़ में थे। इंडियन बैंक एसोसिएशन है, उसने एक वर्किंग ग्रुप है उसका, उसने रिपोर्ट दी थी, उसके रिपोर्ट के आधार पे ये गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन जारी किए थे, नियम कि डिजिटल बैंक यूनिट के लिए कैसे नियम होने चाहिए। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट होती क्या है? देखो, कोई भी ऐसी यूनिट है, यहाँ पे मान लो एक ये बैंक की तरह खुल गया, सेटअप खुल गया, यहाँ पे एक बंदा बैठा होगा, वो एक बैंक का होगा, मान लो किसी कॉमर्शियल बैंक का। अब जो बैंक में सर्विस दी जाती है, आप जाओगे, फिजिकली जाओगे वहाँ पे बैंक में सर्विस लोगे, तो ये सारी सर्विस यहाँ पे उपलब्ध हों, ये हो गई डिजिटल बैंकिंग यूनिट। क्या आप मान लो बैंक अकाउंट खुलवाना चाहो, अपना अकाउंट बंद करवाना चाहो,
बैंक में पैसा डालना चाहो, निकालना चाहो, या कोई अपना बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहो, या कोई चेक जमा करना चाहो, चेक किसी का चेक कुछ भी आपको ट्रांसफ़र कराना चेक से, या कोई भी बैंकिंग ऑपरेशन करना, वो सारी डिजिटल बैंकिंग यूनिट में आपके लिए उपलब्ध हो सारी सर्विस, यानी कि सेल्फ सर्विस मोड होंगी ये आसानी से। यहाँ पे मान लो कोई ऐसी डिजिटली मशीन रखी हो, एटीएम रखे हो, खुद ही आप पैसा जमा कर सको, निकाल सको, ये सब कुछ यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होंगी सेल्फ सर्विस मोड पे, यानी कि खुद कर सकेंगे आप अपना अकाउंट होल्ड, यानी कि अपने अकाउंट के ऑपरेशन खुद कर सकेंगे आप। ये मान लो कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक जो रीजनल रूरल बैंक है या पेमेंट बैंक है, लोकल एरिया बैंक है, उनको छोड़ के जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो डिजिटल बैंक आप मतलब खोल सकेंगे, उनको परमिशन है। एक जो टीयर 1 से लेकर टीयर 6 सिटीज़ में ये खोल सकेंगे। टीयर 1 टीयर 6 का मतलब ये 2011 की जो सेंसस हुई थी उसके हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से सिटी बांटी गई है, तो वहाँ पे ये सेंटर खोल सकते हैं। और इनको देखो आरबीआई की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है खोलने के लिए, कॉमर्शियल बैंक को डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोलने के लिए आरबीआई की परमिशन जरूरत नहीं है, ये लाइन आपको याद रखनी है। विदाउट आरबीआई की परमिशन के खोल सकेंगे। हाँ, अगर आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगा दे किसी बैंक पे तो तब ये नहीं खोल सकेंगे, तब तक आरबीआई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, यानी कि उन पर रोक नहीं लगाती है, तो ये आसानी से आरबीआई की परमिशन के बिना खोल सकते हैं। आरबीआई के अकॉर्डिंग कोई भी डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोलेगा उसे कम से कम जो बैंकिंग प्रोडक्ट है या सर्विसेज है मिनिमम वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी अपनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट पे, वो आरबीआई ने अपने रूल्स रेगुलेशन में लिखा हुआ है। तो यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट है सरमेट या सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बस ये किसकी है मिसाइल और कितनी रेंज है, बस इतना याद रखना है। और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है ये जानना है इसमें। रसिया ने लॉन्च किया, रसिया की है ये सरमत या सरमेट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे वार कर दे। मान लो ये एशिया एक कॉन्टिनेंट है, एशिया से अफ्रीका पे वार करे, एशिया से यूरोप पे, एशिया पे अमेरिका पे, नॉर्थ अमेरिका पे, साउथ अमेरिका पे, ऑस्ट्रेलिया पे, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे वार कर सके इतनी रेंज हो, उसको बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और बैलिस्टिक का क्या मतलब है? बैलिस्टिक का मतलब देखो ये होता है जैसे कोई मिसाइल है, मिसाइल को दागा और ये ऐसे प्रोजेक्टाइल उसका इस तरह से हो, यानी कि ए प्लेस से बी प्लेस पे हिट करी तो ये इसका ऐसे जाए। एक होती है डायरेक्ट ऐसे जाए, ए से बी प्लेस पे मारना है तो डायरेक्ट ऐसे जाए इस तरह से सीधी टारगेट करे, और एक होती है इस तरह से इसका प्रोजेक्टाइल हो आर्क के आकार में, यानी कि चाप की तरह बन जाए, आर्क की तरह, हिंदी में चाप बोलते हैं, इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, इस तरह से जाए तो उसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज कितनी है? ये है ये सरमत बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज कितनी है ये याद रख लो बस, 5500 किलोमीटर की रेंज तक ये मिनिमम रेंज है इसकी, अपने टारगेट को हिट कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है महारानी जिंदन कौर, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 के लिए। ये देखो यंगेस्ट वाइफ थी महाराजा रंजीत सिंह की, महाराजा रंजीत सिंह थे जो पंजाब के राजा, उनकी सबसे जवान यानी कि सबसे छोटी यंगेस्ट वाइफ थी ये महारानी जिंदन कौर। जो महाराजा दलीप सिंह थे उनकी ये माता थी। इन्होंने देखो ये लास्ट रूलर थे जब ब्रिटिश राज हुआ करता था, तो पंजाब के लास्ट रूलर थे महाराजा दलीप सिंह या दुलीप सिंह। इन्होंने देखो जो ये महारानी जिंदन कौर हैं, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अपनी लास्ट ब्रेथ तक इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आखिर में इन्होंने सरेंडर कर दिया था, फोर्स किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि इन्होंने सरेंडर कर दिया था फिर बाद में। तब तक ये रही थी, इन्होंने काफ़ी फोर्सफुली तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को रोका था पंजाब को अपने अंदर मिलाने से, इंक्रोचमेंट करने से, तो इसलिए जानी जाती हैं। तो यही टॉपिक है आज के।